अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडलवाद को। मेंडलवाद क्या है? हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकी में मेंडल का खास रोल था। तो मेंडलवाद या मेंडलिज्म इसको बोलते हैं। क्या है? यानी मेंडलवाद जैसा कि नाम से पता है, मेंडल ने इसको दिया था। और थोड़ा सा मेंडल के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इसका जो जन्म होता है वो 1882 में मेंडलवाद यानी कि इसको बोलते हैं आनुवांशिका जनक, आनुवांशिकी का जनक इसको कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है इसको? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जो जन्म है कब वह कहाँ हुआ था? इसका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनडार्फ प्रांत में हुआ था। कब जन्म हुआ था इसका? 18 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनडार्फ प्रांत में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया के हेजेनडार्फ प्रांत में हुआ था। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश हैं, तो इनको एक ना समझना, ये दोनों ही अलग हैं। इन्होंने देखो 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए थे। किस पर? मटर के पौधे पर। मटर का जो पौधा है ये एक चर्च था ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी रहा था, पादरी रहता था। ये पादरी था। ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च था जिसमें ये पादरी था। वहाँ पर इसने वहाँ का जो उद्यान था, उद्यान यानी कि वहाँ का जो बगीचा था उसमें मटर के पौधों को उगाया था। उसमें किसके पौधों को उगाया? मटर के पौधों को उगाया। और मटर के पौधों पर इसने 7 सालों तक, कितने सालों तक? 7 वर्ष तक लगातार संकरण प्रयोग किए। क्या किया था इसने? लगातार संकरण किया, यानी क्रॉसिंग उनकी करवाते रहे। अब देखिए 7 वर्षों तक लगातार इसका इन प्रयोगों के बारे में जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष 1865 में क्या करता है, ये 1865 के अंदर एक ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कौन सी संस्था है? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इसके समक्ष, यानी कि इसके समक्ष एक शोध पत्र प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? शोध पत्र प्रस्तुत करता है। संकरण प्रयोगों के बारे में इसने ये प्रयोग किया था। इसके बाद देखिए, जिसे इसने इन 7 वर्षों के उपरांत जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए, उन प्रयोगों को इसने आनुवांशिकता के नियमों के आधार पर समझाया है, जिन्हें ये मेंडलवाद भी कहते हैं। जो आनुवांशिकता के जो प्रयोग हैं या आनुवांशिकता के जो नियम देता है, संकरण के आधार पर इसके 3 आनुवांशिकता के नियम थे। उन आनुवांशिकता के नियमों को ही मेंडलवाद कहा जाता है। उनको ही क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। इसके बाद देखो 6 जनवरी 1884 को
इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो इसके बाद हम पढ़े इसके जो प्रयोग थे मेंडल के, इनको वापिस से प्रयोग में लाने वाले यानी इनकी पुनर्खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। मेंडल के द्वारा जो वंशागति के नियम दिए गए थे उनके लगभग 35 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, लगभग 35 वर्ष पश्चात, यानी कि इनकी मृत्यु के 35 वर्ष पश्चात 3 वैज्ञानिक आए जिनके अलग अलग देश थे, हॉलैंड के थे हुगो डी ब्रीज, हुगो डी ब्रीज, हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमार्क। तो जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के थे ऑस्ट्रिया के जो वैज्ञानिक थे वो थे एरिक वान शेरमार्क, एरिक वान शेरमार्क। तो लगभग 35, इनकी मृत्यु के लगभग 35 वर्ष पश्चात मेंडलवाद की जो पुनर्खोज करता है, मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता 3 व्यक्ति थे, तीनों ही अलग अलग देशों से हैं। हॉलैंड के थे हुगो डी ब्रीज, जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वान शेरमार्क। इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की है। अब देखो मेंडल के नियमों को समझने के लिए हमें इसकी कुछ शब्दावलियों को पढ़ना जरूरी है। और पहले हमें इसमें यह भी देखना है कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का प्रयोग किया था वो मटर के ही पौधे को इसने प्रयोग के लिए क्यों चुना, दूसरे पौधों को इसने प्रयोग के लिए क्यों नहीं चुना, उसके कुछ कारण इसने बताए हैं। और मेंडल के द्वारा जो चुने गए जो लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसने उसके 2 लक्षण दिखाए हैं, एक प्रभावी लक्षण और एक कैसा है, अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करता है, अप्रभावी लक्षण जो अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को बताया है। कितने जोड़ी लक्षण थे, 7 जोड़ी। तो 7 जोड़ी लक्षणों में कौन प्रभावी कौन अप्रभावी वो मैं यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो उसको, एक पादप के लक्षण, इसमें प्रभावी कौन है और इसमें अप्रभावी कौन है। यानी प्रभावी का मतलब तो वो है जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, अप्रभावी वो है जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। तो प्रभावी 7 लक्षणों को पहले हम देखते हैं। पादप की ऊंचाई, पहला लक्षण क्या चुना था इसने, पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई में जो प्रभावी लक्षण था वो क्या था, वो था लंबापन। कौन सा लक्षण था, लंबापन। प्रभावी लक्षण है पौधे का लंबापन, यानी लंबा टाल। और अप्रभावी लक्षण था उसका बौना। क्या लक्षण था उसका, बौनापन। ये था अप्रभावी लक्षण। बौना जिसको इंग्लिश में ड्वार्फ बोलते हैं, ड्वार्फ। पहला लक्षण क्या हो गया उसका, पादप की ऊंचाई। इसमें प्रभावी लक्षण है लंबापन और अप्रभावी लक्षण है पादप का बौनापन। दूसरा लक्षण इसने क्या चुना था, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति,
पुष्प भी दो तरह के पौधे पर आते हैं, एक कक्षीय होता है और एक अग्रस्त होता है। तो प्रभावी लक्षण तो इसने क्या बताया, कक्षीय। अप्रभावी क्या था, अग्रस्त। अग्रस्त का मतलब जो पौधे के सिरे पर आता है, कक्षीय मतलब शाखा के साइड में लगते हैं। तीसरा लक्षण था परिपक्व फली की आकृति। तीसरा लक्षण क्या है, परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति क्या लक्षण है, परिपक्व फली की आकृति। ये तीसरा लक्षण था। इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो है फूली हुई। कैसी फली होनी चाहिए, फूली हुई फली। ये तो था उसका प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण था संकीर्णित। कैसा लक्षण था, संकीर्णित। ये था अप्रभावी लक्षण। तो परिपक्व फली की आकृति। तो चौथा जो लक्षण है वो है परिपक्व फली का रंग। चौथा क्या है, परिपक्व फली का रंग। तो मटर के पौधे में आपने देखा होगा दो तरह की फलियां आती हैं, एक हरी और एक पीली। तो हरा तो इसका प्रभावी लक्षण है और पीला इसका कैसा लक्षण है, अप्रभावी। अर्थात यदि पौधे में हरे रंग की फली आती है तो अच्छी बात है, पीला आता है तो इसका मतलब वो खराब है। पांचवा जो लक्षण है वो है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, देखो रंग भी दो तरह के आते हैं फूलों में। मटर का फूल अगर आपने देखा है तो आपको पता होना चाहिए, पुष्प का रंग में दो तरह के पुष्प होते हैं। बैंगनी यदि रंग है तो वो तो है प्रभावी लक्षण। बैंगनी लक्षण तो प्रभावी है, उसके अलावा सफेद कैसा है, अप्रभावी। अगर सफेद फूल है तो वो कैसा लक्षण है, अप्रभावी है। इसके बाद जो छठा जो लक्षण है वो है बीज की आकृति। छठा क्या है, बीज की आकृति। बीज की आकृति, बीज की आकृति दो तरह की होती है, गोलाकार, एक होता है झुर्रीदार। गोलाकार अगर है तो प्रभावी लक्षण है। मतलब गोलाकार से मतलब है इस तरह का यदि आता है, देखो मैं थोड़ा सा चित्र बना के दिखा देता हूँ। मटर का कुछ फली इस तरह की होती है, ये तो है गोलाकार। और दूसरा है झुर्रीदार। दूसरा लक्षण अप्रभावी कैसा है, झुर्रीदार। कैसा लक्षण है, झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब है यदि हमारा बीज कुछ इस तरह का है तो वो कैसा है, झुर्रीदार है। ये झुर्रीदार लक्षण है। सातवां जो विपर्यासी लक्षण था वो था बीज का रंग। कौन था, बीज का रंग। बीज का रंग भी दो ही तरह के होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी होता है पीला रंग, प्रभावी कैसा है, पीला। और अप्रभावी कैसा है, हरा। अप्रभावी कैसा है, हरा। तो हमने ये देखा, इस सारणी के माध्यम से हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मटर के पौधे में जो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चुने थे वो कौन कौन से थे, उनमें कौन सा तो प्रभावी था और कौन सा अप्रभावी था। देखिए, पादप के लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। पादप की यदि ऊंचाई, लंबा है पौधा तो प्रभावी, बौना है तो अप्रभावी। पुष्प की स्थिति यदि कक्षीय पुष्प है, कक्षीय से मतलब शाखा के साइड में यदि पुष्प आता है तो वो कैसा है, कक्षीय। और एक पुष्प है अग्रस्त। एक पुष्प कैसा होता है, अग्रस्त। तो पुष्प की स्थिति कक्षीय है तो प्रभावी, अग्रस्त है तो अप्रभावी। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई है तो प्रभावी, संकीर्णित है तो अप्रभावी। परिपक्व फली का रंग हरा है, प्रभावी। पीला है तो अप्रभावी। पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद। बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और हरा। इस तरह
मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को मटर के पौधे के अंदर चुना था। अब देखो, जेनेटिक्स को समझने के लिए जेनेटिक्स से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी अपना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी स्टॉप कर देते हैं। धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।